गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आ गए हैं बायोलॉजी क्लास 12th का अगले सेशन, अगला वीडियो लेके आ गए हैं। देखिए पिछली क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जान गए थे। इस क्लास में लैंगिक जनन के आगे के बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन आखिर होता है कैसे में जानेंगे हम लोग। सजीव प्रजक, अंड प्रजक, मध्यचक और ऋतुस्राव आखिर होता है क्या, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को न गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला हम लोग समझते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक क्या होता है? वैसे जीव, समझिएगा, वैसे जीव जो अंडे देते हो, ठीक है, समझ रहे हैं, जो अंडे, सॉरी, जो अंडे देते हैं, ठीक है, वैसे जीव को हम लोग अंड प्रजक जीव कहते हैं। ठीक है, और वैसे जीव, तो वैसे जीव जो देखिए वैसे जीव जो बच्चे देते हैं, यानी कि जो संतति को डायरेक्ट जन्म देते हैं, जिसमें अंडे की कोई प्रक्रिया, जो कि अंडे नहीं देते। आप समझिए यहाँ पे अंड प्रजक वैसे जीव को कहेंगे, वैसा जीव जो कि अंडा देने वाला जीव है, उसको हम लोग कहेंगे अंड प्रजक। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं, कोई भी पक्षी ले लिए, ठीक है, कोई पक्षी ले लिए, इसके एग्जाम्पल में कोई पक्षी ले लिए, ठीक है, पक्षी, अब पक्षी क्या होते हैं, डायरेक्ट बच्चे तो देते नहीं है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जीव को, डायरेक्ट संतति को जन्म तो करते नहीं, तो क्या करते हैं वो अंडे देते हैं। तो वैसे जीव जो अंडे देते हैं, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं अंड प्रजक जीव कहते हैं। उनमें क्या होती है, उनमें बच्चे का, उनमें क्या होते हैं, शिशु का विकास नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट अंडे को ही जन्म देती है। उसके बाद वो अंडे क्या होती है, फिर वो अंडे कुछ दिनों के बाद उस अंडे से बच्चे निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्या होता है, जन्म की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन जो होते हैं सजीव प्रजक, सजीव प्रजक जो जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें अंडे नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, जो उसको कहते हैं, एक मिनट करते भाई, उसको क्या, जो गर्भाशय जो होता है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए ये जो होता है, इसको हम कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, ये तो फॉलोपियन लिखा है, ये जो होते हैं गर्भाशय। ठीक है, क्या होती है कि गर्भाशय में क्या होती है कि यहीं पे क्या होता है, बच्चे का बनना शुरू होता है, यहीं पे भ्रूण बनना शुरू होता है। ठीक है, यहीं पे भ्रूण बनता है और फिर यही भ्रूण विकसित होता है, तो जो शिशु बन जाए, जो अगर ये जब तक ये गर्भ में है, यानी कि जब तक ये गर्भ में है तब तक क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तब ये शिशु कहलाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट, जो इसमें क्या होता है, इसमें अंडे जो सजीव प्रजक होते हैं, वो डायरेक्ट बच्चे को, यानी कि शिशु को जन्म देता है, वो अंडे को नहीं देते, वो अंडे नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे जितने भी जीव, जैसे क्योंकि गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे तो ये हो गया गाय हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर बकरी, ठीक है, फिर हो गया इसमें मानव, ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे इसमें बंदर, ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे हाथी इत्यादि। ये सारे जानवर आ जाएंगे जो कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। और ऐसा जीव जो कि अंडे, तो उसको हम लोग अंड प्रजक जीव कहते हैं। देखिए अगर एक सिंपल सा उदाहरण लेके बताएं, तो अगर सीधे अगर पहचानना कि कौन अंडे देते हैं कौन अंडे नहीं देते, इसका सिंपल सा उदाहरण अगर लेना हो तो एक ट्रिक होता है जिसकी वजह से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा जीव अंडे देते हैं और कौन सा जीव अंडे नहीं देते हैं। उसका सिंपल ट्रिक होता है कि जिस भी जीव का कान दिखाई दे,
सिंपल समझिएगा, जिस जीव का कान दिखाई दे समझिएगा वह जीव अंडा नहीं देता है, और जिसका कान दिखाई न दे, जिसका कान दिखाई न दे वैसे जीव अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी पक्षी को, कभी कोई भी पक्षी हो, जैसे कोई कौवा हो, कोई मोर हो, कभी उसका देखे कि कान निकला हो उसका, नहीं ना। और उसके बाद कोई बंदर हो तो देखते हैं बंदर का कान निकला होता है, घोड़ा हो, घोड़ा का कान निकला होता है। तो जिसका कान दिखाई देता है, हाथी का देखते हैं, हाथी का बड़ा सा कान होता है उसको दिखाई देता है, इसका कान दिखाई दे, सिंपल समझ लीजिए कि वो अंडे नहीं देते, वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसका कान नहीं दिखाई, जैसे छिपकली, छिपकली का कान देख पाते हैं आप लोग, छिपकली का कान नहीं दिखाई देता है। तो छिपकली जिसके पास कान नहीं होता है, ठीक है, जिसके पास भी कान नहीं होता है, ताकि कान वाला काम करता कौन है। देखिए जो भी जीव हो, सपोज मान लीजिए कि एक छिपकली है, सपोज मान लीजिए क्या है, एक छिपकली है। अब ये छिपकली हो गया, ठीक है, अब समझिएगा ये, चलो भाई एक छिपकली बना दिए, ठीक है, एक छिपकली हो गया। अब ये जो छिपकली है, ठीक है, अब समझ जाएगा, ये छिपकली हो गया। अब इसके कान क्या होते हैं, कान इसके दिखाई नहीं देते, इसके कान दिखाई, तो कुछ वैसा होगा जिसके बस ये सुनता होगा, कुछ ना कुछ वैसा भाग होगा जिसके वजह से इसको पता चलता होगा, कोई आभास होगा, कोई आवाज़ों का आभास होता होगा। तो वहाँ पे क्या, जिसके भी कान नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होता है, एक होल रहता है, छोटा सा छेद टाइप का रहता है, वही उसका कान का काम करता है। जिसमें भी ये छेद, किसी किसी जीव में क्या होता है, पक्षियों में ये छेद नहीं रहता है, पक्षियों में ये होल सा नहीं रहता, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है। जैसे मान चलिए कोई पक्षी बना है तो क्या होता है, उसमें एक उभरा हुआ भाग रहेगा। मान चलिए कोई पक्षी बना है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, उतना आता नहीं है, ठीक है। अब कोई पक्षी बना है तो क्या होता है, पक्षी में इसका ये यहाँ पे क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है कि उभरा हुआ, यानी कि बाहर थोड़ा निकला हुआ एक भाग होता है जो कि इसके कान का काम करता है, यानी कि सुनने का काम करता है। ठीक है, ये उभरा भाग होता है, ठीक है। और जिसमें उभरा बड़ा भाग नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, छोटा सा हल्का सा छेद होगा, जिस वजह से उसका वो कान का काम करता है। तो ये पहचानने में आप लोग को आसानी होगी कि हाँ कौन सा जीव जो है वो अंडा देता है और कौन सा जीव जो है डायरेक्ट बच्चे को पैदा करते हैं, यानी कि डायरेक्ट संतति को जन्म देता है। तो इसको जो अभी सिंपल समझ, जो अंडे देंगे वो क्या हो जाएंगे, अंड प्रजक, ठीक है। जो बच्चे देंगे डायरेक्ट, जो अंडा नहीं देंगे वो क्या कहलाएंगे, सजीव प्रजक कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको पहचानने का फॉर्मूला क्या है, तो पहचानने का सिंपल सा उदाहरण समझिए। जिनका भी कान दिखाई देगा, जिनका भी कान दिखाई देगा वो क्या होंगे, तो वो डायरेक्ट संतति को जन्म देते हैं, वो अंडे को जन्म नहीं देते, यानी कि वो अंडे नहीं देते हैं, यानी कि वो अंड प्रजक नहीं होते। समझ में आ गया। और जिनका भी कान ना दिखाई दे वो क्या होता है, अंड प्रजक होते हैं। चलिए ये सिंपल सा समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मध्य चक्र और ऋतु स्त्राव चक्र की ओर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अगर इसको उतारना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। या पक्षी के अगर इसका एग्जांपल ले अंड प्रजक का, तो आप कोई भी पक्षी में कोई पक्षी ले सकते हैं, कोई भी जीव ले सकते हैं। जैसे कि हो गया आप यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े को भी ले सकते हैं, जैसे कि हो गया छिपकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर और ले दूसरा तो मोर, फिर हो गया कबूतर, फिर हो गया कौवा, ठीक है, इत्यादि। समझ सकते हैं आप लोग, इत्यादि, ठीक है। ये सारे जीव जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें संतति को जन्म नहीं होता बल्कि उसमें अंडे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, संतति को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समझते हैं ऋतु स्त्राव चक्र और मध्य चक्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जैसे कि एक फीमेल जनन अंग है, ठीक है। समझिए यहाँ पे ये जो होती है इसे हम कहते हैं डिंब ग्रंथि। ये जो होती है इसको, इसी को पुरुष में होता है उसको हम कहते हैं वृषण। इसमें क्या होती है, डिंब ग्रंथि होती है। इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंड का निर्माण होता है और अंड यहाँ पे रहते हैं। अंड यानी कि
अंडाणु जो होता है वो रहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे अंडाशय में कहते हैं, इसको लोग डिम्ब ग्रंथि क्या होता है। इसके क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं महीने का, ठीक है। ये 4 सप्ताह का समय होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है जो अंड जो बनते हैं, ठीक है, 4 सप्ताह क्या होता है उसका बनने का प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह और तीसरा और ये चौथा, ये 4 सप्ताह बोले अगर मान तो पहले एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 4 सप्ताह 7 का 28 दिनों का ये समय होता है। 28 यानी कि 1 महीना समझिए, ये 1 महीने का क्या होता है पीरियड चलते हैं। और ये चलता कैसे ये आपको बताते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे 4 सप्ताह का ये क्या होता है, इसमें क्या होता है अंडाणु का, ये क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है डिम्ब ग्रंथि में। अब यहाँ पे अंडाणु बन गए, ओवम बन गए। अब जो ओवम बन गए तो क्या होता है यहाँ से ओवम ये जो होते हैं अंडवाहिनी नलिका, ये क्या होते हैं अंडवाहिनी नलिका, इसको हम कहते हैं फलोपियन नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी नलिका द्वारा क्या होता है यहाँ पे अंड जो होता है यहाँ से निकलता है बाहर, ठीक है। यहाँ से जब बाहर ये कब निकल, जब यहाँ से शुक्राणु यानी कि जो मेल स्पर्म होती है, ठीक है, मेल जो स्पर्म होती है यानी कि शुक्राणु जो होती है, शुक्राणु इसके अंदर लैंगिक क्रिया के दौरान क्या होता है शुक्राणु प्रवेश करके इसमें जब तक ये फलोपियन नलिका के अंदर जाकर के ये अंड से नहीं मिल जाएगा तब तक ये निषेचन नहीं होगा। जब तक ये अंड जब मिल जाएगा तो क्या होगा यहाँ से ये जो अंड होगा फिर क्या होगा यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चे विकसित होने लगे, यानी कि भ्रूण क्या होगा विकसित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस दौरान जब इसको शुक्राणु नहीं मिली, मान के चलिए क्यों क्या होती है 4 सप्ताह के 1 महीने के अंदर क्या हुआ कि इसको शुक्राणु नहीं मिलती है। अब शुक्राणु नहीं मिली तो क्या हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है 28 दिनों के बाद, ऐसी स्थिति में जब शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो 28 दिनों के बाद ये जो अंड है ये क्या होता है खराब हो जाते हैं। 28 दिनों के बाद क्या होता है 1 महीने के बाद ये अंड क्या होते हैं खराब हो जाते हैं। और जितने भी अंड खराब हो जाते हैं तो यही क्या होते हैं कि वही 28 दिन के बाद महीने दिन के बाद क्या होता है 1 महीने के बाद यही ये मतलब कि ग्रीवा नाल और योनि के रास्ते यही क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो यही क्या होता है ये हर महीने अपने इसी क्रम को दोहराते रहते हैं। और ये क्या होता है ये महीने पर काम, जैसे कि मान चलिए कि अगर 1 महीना ये काम करेंगे 28 दिनों का इसका समय होता है। 28 दिन ये भाग काम किया, यानी कि 2 डिम्ब ग्रंथि होती है, एक ये और इस साइड एक ये होते 2 हो गए। अगर एक डिम्ब ग्रंथि 28 दिन का समय लिया, ठीक है, अगर ये 1 महीना समय लेता है तो 1 महीना के बाद क्या होता है ये मतलब अंड जो बनाने के बाद क्या होता है तो उसके बाद ये नहीं बनाता है। 1 महीना ये बना दिया, फिर ये 1 महीना रेस्ट करेगा, ये नहीं बनाएगा। फिर 1 महीना के बाद दूसरे महीना जो होगा, ठीक है, वो ये बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होता है ये दोनों एक साथ कभी नहीं बनाते हैं, एक बनाएगा तो दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा बनाएगा तो पहला नहीं बनाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि अगर जनवरी महीना है, मान के चलिए अगर जनवरी महीना अगर इसने जनवरी महीने में पीरियड्स बनाए, ठीक है, इसने जनवरी महीने में अंड को बनाए तो ये क्या होगा ये जनवरी तक बनाएगा और फिर क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं बनाएगा। 28 दिन के बाद क्या होगा यही अंड बाहर की ओर ये जब खराब हो जाएगा तो क्या होगा ये बाहर की ओर निकल जाएगा और क्या होगा ये बनाना बंद कर देगा। फिर ये दूसरे महीना जो बोला फरवरी महीने से ये बनाना शुरू करेगा। अब फरवरी महीना जब लास्ट हो जाए, जब 1 महीना 28 दिन जब खत्म हो जाएगा तो फिर यही क्रम, अगर शुक्राणु नहीं मिला तो क्या करेगा ये जनन ना करके उसको फिर वो 28 दिनों के बाद खराब हो जाता है, फिर उसको क्या करेगा फिर बाहर निकाल देगा। तो ये होता है पीरियड, ठीक है। ये क्या होता है हर महीने दर महीने चलते रहते हैं ये पीरियड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इसी को यही पीरियड्स, ठीक है, यही जो समय होता है यही महीना जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। अगर यही चीज अगर दूसरे जानवरों में हुई, जैसे कि मान के चले कि यही चीज अगर जैसे कि एग्जांपल में यही चीज अगर बंदर, ठीक है, बंदर चिंपांजी, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गए, मानव, ठीक है, इत्यादि, यानी कि बंदर जैसे दिखने वाले जितने भी जो जीव है, ठीक है, यानी कि हो गया मानव हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ठीक है, रिचेस हो गए, इन सारे जीवों में यही क्रिया जो चलती है तो यह क्रिया उनमें क्या कहलाती है तो यही क्रिया उनमें ऋतुस्राव चक्र कहलाती है। और यही क्रिया दूसरे जानवरों में जैसे कि बोले गाय, ठीक है, उसके बाद बोले बकरी, उसके बाद बोले भैंस, ठीक है, उसके बाद हो गए घोड़ा,
अगर यही क्रियाएं दूसरे जानवरों में होती है तो यही क्रियाएं मध्य चक्र कहलाती है। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है? मध्य चक्र कहलाती है। अगर यही क्रिया किसी बंदर वाले प्राणियों में हो तो क्या कहलाती है? ऋतुस्राव चक्र कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग महीने दर महीने चलने वाले प्रोसेस यही होती है, इसको हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। अगर यही दूसरे जीवों में अगर पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मध्य चक्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार समझ लीजिए, शॉर्ट से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, बोला कि ऋतुस्राव चक्र होता क्या है, तो बोला है कि यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि एक फीमेल जनन अंग में क्या होती है कि जो डिंब ग्रंथि होती है, फीमेल जनन अंग में क्या होती है? डिंब ग्रंथि होती है, जिसको हम कहते हैं अंडाशय भी कहते हैं। अंडाशय में क्या होता है कि यहाँ पे ओवम यानी कि अंडाणु का बनना होता है, यहाँ पे अंडाणु का बनना होता है। अंडाणु क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। तो अंडाणु कहाँ बनती है? डिंब ग्रंथि में। अब डिंब ग्रंथि में बनी, ठीक है, तो इसका समय क्या होता है? तो 4 सप्ताह का समय होता है, जो कि 28 दिन का समय, 1 महीना का इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, 28 दिन का लगभग 1 महीना के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका 28 दिन का प्रोसेस होता है। अगर ये 28 दिनों के अंदर इसको अगर शुक्राणु मिल गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ? शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल करके किसी भ्रूण का विकास कर देगा। ठीक है, किसी जीव का, किसी संतति का विकास कर देगा। यहाँ पे भ्रूण विकसित होने लेंगे, लेकिन इस दौरान अगर शुक्राणु नहीं मिले, तो उस दौरान क्या होता है? 28 दिनों के बाद, इसका 28 दिन का समय रहता है, 4 सप्ताह का समय, 1 महीना का। ठीक है, तो 28 दिन के बाद क्या होता है? यही चीज खराब हो जाता है। खराब हो जाने के बाद क्या होता है? तो यही ग्रीवा नाल और योनि के रास्ते, ठीक है, यानी कि वेजाइना के रास्ते क्या होता है? ये बाहर निकल जाते हैं, जो कि 1 महीने के बाद क्या होता है? ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ये निकलते हैं तो इसमें कुछ खून का धब्बा वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है, तो उस तरह क्या होता है? पूरा कचरा को बाहर ये निकाल देता है। तो इसी को कहते हैं। फिर ये 1 महीना ये काम किया तो अगले महीना से ये दूसरा जो डिंब ग्रंथ होगा वो काम करेगा। ठीक है, तो ये महीने दर महीने चलने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। ये जो चक्र चलता है ये प्रत्येक माह को चलता है, इसको मासिक चक्र के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यही चक्र अगर किसी बंदर के प्रजातियों में, जैसे मानव हो गए, चिंपांजी हो गए, रिचेस हो गए, गोरिल्ला हो गए, इन सबों में अगर यही क्रिया होती है तो वो कहलाती है ऋतुस्राव चक्र। इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। और यही मासिक चक्र अगर कोई अन्य जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, इस सब में अगर होती है तो उसको हम कहते हैं मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम अगला टॉपिक समझते हैं। बोल रहा है कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, लैंगिक जनन की क्या होते हैं? कुछ घटनाएं, कुछ क्रम होती है, कुछ प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है? किसी भी संतति, किसी जीव का जन्म होता है। समझते हैं इसमें आखिर होता क्या है? कौन सी घटनाएं हैं इसमें? देखिए लैंगिक जनन की जो भी घटना होगी, सिंपल समझिएगा। पहले लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए? पहले 2 जीव चाहिए, 2 जीव चाहिए, एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। 2 जीव यानी कि 2 विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होती है? लैंगिक जनन में हमेशा 2 विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता होती है। अगर एक नर होगा तो दूसरा मादा होगा। ठीक है, और तीसरा कोई नहीं होगा। भाई 2 ही जीव होंगे। ठीक है, लैंगिक रहे तो एक ही जीव में संपन्न, लेकिन जब अलैंगिक रहे तो इसमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होती है? 3 क्रम में। ठीक है, ये 3 बार क्या होते हैं? 3 क्रम में ये घटनाएं संपन्न होती है। बोला कि 3 भिन्न अवस्थाओं में ये घटनाएं क्या होती है? संपन्न होती है। अब 3 भिन्न अवस्थाएं वो कौन कौन है? चलिए देखते हैं। तो पहला जो घटना होती है वो हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। बोलता है कि निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, अब यानी कि बोल रहा है कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन से पहले की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। दूसरा जो बोल रहा है, दूसरा होता है निषेचन, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्चात घटनाएं। कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है, निषेचन क्या होती है, निषेचन पश्चात घटनाएं क्या होती है। देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं जो हम लोग पढ़ते हैं इनमें क्या होती है? पहले जो क्रम होंगे, पहले क्या होंगे? उसको हम कहते हैं युग्मक जनन। पहले क्या होते हैं? युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन।
ये हो गए घटनाएं, युग्मक जनन। अब क्या होंगे इसमें, क्या होंगे कि युग्म, जैसे कि हो गए अंडाणु और शुक्राणु। युग्म क्या होता है, जन्म होते हैं। तो जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिंब वाहिनी में क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, यानी कि जो फीमेल नलिका, जो फीमेल जनन अंग होती है, यानी कि मादा जनन अंग जो होती है डिंब वाहिनी, वहां पे अंड का जनन होता है, ठीक है। जो उसका जनन का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं युग्मक जनन। वो क्या है, वो भी देखो शुक्राणु हो या फिर अंडाणु, दोनों क्या है, दोनों एक युग्म है। तो युग्म का जनन का जो भी प्रयोग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं युग्मक जनन, ठीक है। उसके बाद होता है युग्म परिपक्वता, ठीक है, जो अब मान चले कि युग्म बन गया, ठीक है, यानी कि अंडाणु बन गया, शुक्राणु बन गया। अब उसको तैयार होने में समय लगेगा ना। अब ऐसे तो नहीं कि बस बन रहा है तो बस बन रहा है, बस बन गया। अब वो बनेगा, फिर तो एक आध दो दिन समय रहता, फिर वो बनेगा नहीं कि उसको वो समय तो वो एब्सेंट रहता है, समझिए। तो क्या होता है यहाँ पे युग्मक बनेगा, वो पूरी तरह से जब तक परिपक्व नहीं होता तब तक वो जनन के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, युग्म जनन हुआ तो इसको हम कहते हैं युग्मक जनन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, युग्मों की जनन हो गई। अब युग्मों की जब जनन हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे युग्म जनन के बाद क्या होगा, यहाँ पे युग्म, इसके बाद क्या होगी, तो लैंगिक क्रिया को अपनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, युग्म स्थानांतरण को दिखाए जाएंगे। इसमें युग्म स्थानांतरण की प्रक्रिया को इसमें बताया जाएगा। इसे हो गया युग्म स्थानांतरण के आगे समझिएगा, युग्म स्थानांतरण, युग्म स्थानांतरण, यानी कि युग्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसको हम कहते हैं स्थानांतरण। कोई भी वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसको हम कहते हैं स्थानांतरण। अगर एक हाथ से कोई वस्तु दूसरे हाथ में जाता है उसको हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर युग्म मान चले अगर युग्म है जो कि क्या है, तो मेल जो अति नर भाग में होता है, नर जनन अंग में होता है, ठीक है, वृषण में, ठीक है, शुक्राशय में है। तो वहां से क्या होता है, लैंगिक क्रिया के दौरान जब दो जीव जब रिलेशन में आते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो नर का जो कोशिका, नर का जो स्पर्म होता है, ठीक है, नर का जो शुक्राणु होती है वो मादा भाग में, मादा जनन अंग में क्या होता है, वो शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, इस दौरान हम लोग कहते हैं, यानी कि युग्म क्या हुआ कि एक सही से दूसरे सही में प्रवेश कर गया, क्योंकि युग्मों का स्थान में अंतर आ गया, इसलिए कहते हैं हम लोग युग्म स्थानांतरण। अब यहाँ पे युग्म स्थानांतरण हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये युग्म जो है, ठीक है, ये युग्म देखिए यहाँ पे ये युग्म कहाँ चला जाएगा, मान चलिए कि ये फीमेल पार्ट, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे ये जो होती है फॉलोपियन नलिका, इसकी होती है डिंब वाहिनी, ठीक है, ये हो गया डिंब वाहिनी, ये हो गया फॉलोपियन नलिका, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं इसके, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, इसको हम अंड वाहिनी नलिका भी कहते हैं। बोले अब यहाँ पे क्या बने थे, अंड बन रही थी। अब यहाँ से क्या आया, यहाँ से शुक्राणु आया, यहाँ से क्या आया, शुक्राणु आया। अब यह शुक्राणु इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे अंड, यहाँ पे क्या होगा, अंड, और यहाँ पे होगा शुक्राणु, यहाँ पे अंडाशय, यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु हो गया। अब ये शुक्राणु में क्या होगा, ये अंडाणु में, इस अंडाणु में इस शुक्राणु क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, यानी कि अंडाणु में शुक्राणु को प्रवेश कर जाने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। तो जो ये अंडाणु में क्या होगा, शुक्राणु प्रवेश कर गया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले होगा युग्मक जनन हुआ था, फिर क्या हुआ, युग्म स्थानांतरण हो गया। जब युग्म स्थानांतरण हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे शुक्राणु को, जो शुक्राणु था वो अंडाणु में प्रवेश कर गया, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना ये है, उसके बाद निषेचन ये हो गया। बोला निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन पश्चात, यानी कि निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद की घटनाएं क्या होते हैं, अगर समझिएगा। तो निषेचन के बाद की जो घटनाएं होते हैं, समझिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर गया, निषेचन हो गया भाई, ठीक है। अब निषेचन होने के बाद क्या हो जाता है, तो दो युग्म जब मिले, ठीक है, तो जब भी दो, देखिए अंडाणु भी क्या है, एक युग्म है, और शुक्राणु भी क्या है, एक युग्म है। अब दो युग्म जैसे ही मिल गए, ठीक है, तो दो युग्म, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलिए जरा से रुक जाइए, हाँ इसको देखिए। जब भी मान चले कि ये अंडाणु, ठीक है, ये अंडाणु हो गया, ठीक है। अब ये जो है, ये शुक्राणु हो गया, ठीक है, ये हो गया अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु। ये भी क्या है, तो ये एक युग्म है,
ठीक है। और ये भी एक युग्म ही है, ये भी क्या एक युग्म है। अब दो युग्म, ये दो युग्म आपस में मिल गए, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों जब आपस में मिल गए, ठीक है, इसको हम कहते हैं युग्मनज, इसको हम कहते हैं युग्मनज, उसको हम कहते हैं युग्मनज। अब देखिए जब भी दो युग्म आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो युग्म मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फेलोपियम यहाँ पे नलिका में क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और फिर यही आगे ढुलकते 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 कहाँ चले जाएंगे, इसमें फिर इसमें क्या होंगे, ये यहाँ पे गर्भाशय में पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये ढुलकते ढुलकते कहाँ पहुँच जाएंगे, गर्भाशय में, यहाँ पे निषेचन होगा। अब पूछता है कि निषेचन कहाँ, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो निषेचन की क्रिया जो होती है फॉलोपियन नलिका में, फॉलोपियन ट्यूब यानी कि फॉलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और जब यहाँ पे निषेचन हो जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ढुलकते ढुलकते युग्मनज जो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे दोनों में उसमें क्या होगा, निषेचन हो गया और दो युग्म मिल गए तो क्या बन गया, युग्मनज। अब यहाँ पे युग्मनज की क्रिया बन गया, अब क्या हुआ, यही ढुलकते ढुलकते यहाँ चल जाएगा, ठीक है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाएगा तो यही युग्मनज आगे विकसित होकर के भ्रूण का रूप ले लेगा, यही क्या होगा, यही आगे भ्रूण कहलाएगा। यही जो होता है एक विकसित हो जाएगा एक चावल के दाने के बराबर, इसको हम कहते हैं भ्रूण, ये बन जाएगा भ्रूण। तो इस तरह से भ्रूण का विकास हो जाएगा। और यही भ्रूण जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो किसी संतति क्या होगी, यहाँ से कोई अगर ये भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व हो गया, अब इसका जनन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, यही भ्रूण शिशु कहलाएगा। यही भ्रूण क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा। आप देखिए यहाँ पे शिशु कहलाएगा, यहाँ पे बनाए थे तस्वीर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक शिशु कहलाएगा। देखिए ये शिशु हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, एक शिशु। अब देखिए यही भ्रूण जब शरीर के अंदर था, ठीक है, तो ये भ्रूण कहलाया, जब शरीर से बाहर निकल गया तो शिशु कहलाया। अब ये क्या हो गया, शिशु। अब ये शिशु यहाँ पे जनन हो गई, ठीक है, तो ये जनन क्रिया यहाँ पे संपन्न हो गई। इसको कहते हैं हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो इस तरह से निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की सारी क्रिया जो लैंगिक जनन जो होती है, इस तरह से क्रियाएं इनके संपन्न होते हैं। अब इसमें एक चीज आपको यही बता दिए हैं कि युग्मक जनन क्या होता है, युग्म के बनने ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। उसका बोला गया युग्म स्थानांतरण, यानी कि युग्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने की क्रिया होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग युग्म स्थानांतरण। उसका बोला कि यहाँ पे भ्रूण, ठीक है, उसका बोला कि एक और होता है कि इसमें पूछा जाएगा कि भ्रूणोद्भव क्या होता है। एक और प्रश्न इसमें पूछता है कि भ्रूणोद्भव, ठीक है, भ्रूणोद्भव क्या होता है। तो देखिए भ्रूण बनने की सारी प्रक्रिया है, ठीक है, समझिएगा भ्रूणोद्भव क्या होता है। भ्रूण बनने की सारी प्रक्रिया, जितने भी इसके प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। भ्रूण बनने की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है। युग्मक जनन को युग्म जहाँ पे युग्म बनते हैं, युग्म बनने के जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, युग्मक जनन कहते हैं। युग्म स्थानांतरण हो गया, फिर भ्रूणोद्भव हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, निषेचन। निषेचन क्या होता है, फॉलोपियन नलिका में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें निषेचन पश्चात घटना होती है। ये निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है कि ये युग्मज, निषेचन के बाद क्या होता है, तो युग्मज बनता है। युग्मज के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है, इसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। अब भ्रूण बनने की सारी प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है, ठीक है, जब ये क्या होते हैं जो मानव में, अब सब जीव में क्या होता है, जनन की अवधि अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि गाय भैंस में मान ले तो उसमें क्या होता है, उसमें समय जो होती है अलग, उसमें मान के उसमें 10 महीना 10 दिन का प्रोसेस होता है। जन्म लेने के लिए क्या होता है, 10 महीने 10 दिन के आसपास का समय होता है, ठीक है। जब मानव में बात करें तो 9 महीने या 9 महीने 10 दिन का समय होता है, ठीक है। इससे देखा जाता है कि अगर वहाँ पे लड़की, अगर मान चले कोई बच्ची का जन्म हो रहा है, अगर कोई बच्ची है तो उसमें क्या होता है, 9 महीने, ये माना जाता है कि 9 महीने 10 दिन, ठीक है, 9 महीने 10 दिन का समय होता है, ठीक है। जब लड़की रहेंगे तो 9 महीने 10 दिन का समय, जब लड़का होगा तो 9 महीने का समय लेता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है अगला समझिएगा, ठीक समझते हैं। और उसके बाद बात करें इसी से गाय भैंस में, तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी 10 महीने 10 दिन का समय होता है, फिर 10 महीने का समय होता है, इसको समझ लीजिएगा। फिर क्या होता है यहाँ पे जो भ्रूण तैयार हो गया, अब यही भ्रूण क्या होगा जब पूरी तरह से जब इसका हाथ पैर निकल जाता है, जब ये विकसित हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है यही आ गया शिशु बन जाएगा। शिशु बोलता है कि कोई बच्चे जो जन्म होते हैं सबसे पहले कौन सा अंग बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले हृदय वह अंग है जब बनना, हृदय क्या होता है बनना शुरू होता है जब पहली बार हृदय जब मतलब क्या होता है 4 से 6 महीना में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, 4 से 6 महीना में ये बन जाता है। और जब हृदय पहली बार धड़कता है, जब हृदय बन गया उसके बाद जब पहली बार हृदय धड़कता है तो उस समय स्त्रियों को वोमिटिंग की समस्या यानी कि उल्टी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। उस समय क्या होता है कि उल्टी जैसा मन होता है, उसी समय से उल्टी आती है तो सब समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। क्या होती है उसमें पहला जो अंग बनता है वो हृदय बनता है, उसके बाद कोई अंग बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।